निवेशकों, विवेक महाजन की ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामना है कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुख और समृद्धि से भरा हुआ हो। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का सफर निफ्टी आज 12,800 के करीब है। एक वर्ष के अंतराल में निफ्टी ने 11% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान मार्केट में हमने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मार्च में निफ्टी का सूचकांक 7,500 तक गिर गया था और उसके बाद से 7,500 से लेकर 12,800 तक का सफर निवेशकों के लिए बड़ा सुखद रहा है और आप सबको बहुत सा पैसा बनाने का मौका मिला होगा। परंतु आज रिस्क रिवॉर्ड रेशो निवेशकों के हित में नहीं है। इन स्तरों से बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन आने की पूरी संभावना है और ये आने वाला गिरावट का दौर निवेशकों के लिए निवेश का एक अच्छा अवसर बनेगा। कोविड-19 ने न केवल हमारे जीवन को प्रभावित किया है, परंतु कंपनियों की कार्यशैली पर भी बहुत प्रभाव छोड़ा है। कुछ कंपनियों ने इस समय के दौरान स्वयं को आने वाले समय के लिए बखूबी तैयार करने का प्रयास किया है और निवेशकों का भरोसा जीतने का भी प्रयास किया है। मार्च 2020 से अब तक के घटनाक्रम पर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि 24 मार्च को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई और जान है तो जहान है का स्लोगन दिया गया। उसके बाद मई जून से धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने का प्रयास किया गया और अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तब नारा दिया गया, जान है और जहान भी है। धीरे धीरे कुछ व्यवसायों को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के भरपूर प्रयास किए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं। इस समय में डिजिटल कारोबार में अच्छी वृद्धि देखने को मिली और कॉरपोरेट जगत के द्वारा उपभोक्ताओं को घर बैठे सामान पहुंचाने की सुविधाओं में बहुत बड़ा योगदान किया गया। घोषित किए गए आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स तथा एप्स के माध्यमों में बहुत तीव्र गति से व्यापार बढ़ा और नए एप्स को लॉन्च किया गया। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो ऐप की शुरुआत की। सरकार ने भी पहल करते हुए चीन के लगभग 80 से अधिक ऐप्स को बैन किया तथा वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के नारे बुलंद किए। इन सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उपभोक्ताओं के मन में भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इन सभी कार्यकलापों के बीच एक नई कॉरपोरेट क्रांति का संचार हुआ है और आने वाले वर्ष में निवेशकों के लिए एक नए भारत की तस्वीर उभरते हुए दिखती है, जिसके चलते निवेश के नए नए अवसर उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। इन्हीं सब गतिविधियों के मध्य टाटा समूह स्वयं को नए युग के लिए तैयार कर रहा है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय निवेशकों, दीपावली हर निवेशक के लिए अपने निवेश का लेखा जोखा परखने का अवसर होता है और आने वाले वर्ष के लिए निवेश के नए अवसर खोजने का भी समय होता है। इस दीपावली मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया हूं। आज हम टाटा ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि टाटा ग्रुप आने वाले वर्ष में क्या नया करने वाला है जिससे निवेशकों को भरपूर लाभ मिल सके। क्या 2021 टाटा का वर्ष होगा? टाटा ग्रुप के अंतर्गत 30 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां कार्यरत हैं और हम सब ने कभी ना कभी टाटा के उत्पादों का इस्तेमाल अवश्य किया होगा। टाटा समूह नमक से लेकर कारों तक कई विशिष्ट उत्पादों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त सेवाओं के क्षेत्र में बीमा, ऋण और हवाई सेवाओं में भी टाटा समूह का बड़ा योगदान है। आज टाटा समूह एक ग्लोबल समूह के रूप में जाना जाता है, जिसके उत्पाद कई देशों में बनाए और बेचे जाते हैं।
टाटा ग्रुप का इतिहास बड़ा पुराना है। 1868 में व्यवसायी और लोक सेवक सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई, मात्र 21,000 रुपए की पूंजी के साथ। टाटा सन्स आज भी टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। व्यावसायिक कार्यों के अलावा टाटा ग्रुप सदा से चैरिटी अर्थात दानवीरता का पर्याय रहा है। आज भी जब देश दुनिया के बड़े अमीरों की लिस्ट बनती है तो जेआरडी टाटा या रतन टाटा का नाम उसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि टाटा ग्रुप की 65% से अधिक आय चैरिटी पर खर्च की जाती है। टाटा के द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और टाटा मेडिकल सेंटर इत्यादि। इसके अलावा स्वतंत्रता से पहले खेलों को बढ़ावा देने की इच्छा से भारतीय ओलंपिक टीमों का खर्च भी टाटा ग्रुप के द्वारा उठाया जाता रहा है। टाटा ग्रुप के गौरवशाली इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 1903 में ताजमहल होटल मुंबई में स्थापित किया गया। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को सक्ची में स्थापित की गई। सक्ची का नाम बाद में बदल के जमशेदपुर कर दिया गया। 1932 में जेआरडी टाटा ने पहली सब कॉन्टिनेंट फ्लाइट कराची और बॉम्बे के बीच में उड़ाई। बाद में टाटा एयरलाइंस, जिसे एयर इंडिया का नाम दिया गया, उसकी स्थापना हुई। टाटा केमिकल्स मीठापुर में स्थापित की गई। टेल्को, जिसे टाटा मोटर्स आज कहा जाता है, उसका स्थापन हुआ 1937 में, जिसका बाद में डेमलर बेंज के साथ कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए 1952 में करार हुआ। 1968 में भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस स्थापित की गई। 1983 में टाटा इंडस्ट्रीज ने टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना की। 1992 में जेआरडी टाटा को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। 2000 के दशक में टाटा ग्रुप ने टेटली, स्टारबक्स, कोरस, दाइवू, जैगुआर लैंड रोवर आदि कंपनियों का अधिग्रहण किया और एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर एयर एशिया और विस्तारा नाम से स्थापित किए। 2019 में टाटा ग्रुप को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फाइनेंस के द्वारा घोषित किया गया। उस समय टाटा के ब्रांड का जो आकलन किया गया था वो $20 बिलियन के करीब था। टाटा सन्स का मुख्य मालिकाना हक लगभग 66% टाटा के विभिन्न ट्रस्ट के हाथ में है। लगभग 18% हिस्सा शापूंजी पलोंजी मिस्त्री ग्रुप के पास है। इस हिस्सेदारी, जिसकी कुल कीमत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है, टाटा ग्रुप खरीदने के लिए तैयार है। फिलहाल ये मामला कोर्ट के समक्ष है और कोर्ट की इजाजत के बाद ही इसका समाधान निकलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त शेष 15% हिस्सा टाटा कंपनीज तथा चोटी के मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों के हाथ में है। अब तक टाटा ग्रुप के 7 चेयरमैन रहे हैं। जमशेदजी नुसरतजी टाटा 1904 तक चेयरमैन रहे। उसके बाद सर दोराबजी टाटा 1932 तक। उसके बाद पहले नॉन टाटा चेयरमैन रहे सर नौरोजी सकलतवाला, और उसके बाद जेआरडी टाटा ने कमान संभाली और उसके बाद रतन टाटा। बीच में 4 वर्ष के लिए शापूंजी पालुंजी ग्रुप के साइरस मिस्त्री इस पद पर रहे, लेकिन उन्हें हटाकर फिर से एक बार रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने और आज एन चंद्रशेखरन 2017 के बाद चेयरमैन बने हुए हैं। टाटा ग्रुप में सर्वाधिक बढ़ोतरी जेआरडी टाटा तथा रतन टाटा के चेयरमैन काल में प्राप्त की। सबसे अधिक 53 वर्ष तक जेआरडी टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर रहे। 34 वर्ष की आयु में शीर्ष पद प्राप्त करने वाले वह कम उम्र के व्यवसायी थे। उनकी राष्ट्र के प्रति उच्च सेवाओं के लिए उन्हें 1992 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। रतन टाटा का 21 वर्ष का कार्यकाल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए एक मील का पत्थर स्थापित हुआ।
आज एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन हैं, परंतु रतन टाटा को चेयरमैन एमेरिटस का सम्मान दिया गया है। जैसा हमने जाना है कि टाटा ग्रुप का भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टाटा ग्रुप एक विशुद्ध भारतीय परिवार का पर्याय बनकर उभरा है और वोकल फॉर लोकल तथा मेक इन इंडिया के तहत भारतीय उपभोक्ताओं का भरोसा टाटा ग्रुप में बहुत बढ़ा है। भारतीय उपभोक्ताओं के इसी भरोसे के बल पर टाटा ग्रुप 2021 के लिए स्वयं को बदलते हुए भारत का पर्याय बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रहा है और वह है टाटा का सुपर ऐप, जिसे 2021 के आरंभ में बाजार में लाया जा सकता है। इसके तहत टाटा ग्रुप के सारे उत्पाद एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियो ऐप के द्वारा दूसरी कंपनियों के उत्पाद बेचे जाते हैं, लेकिन सुपर ऐप पर अधिकांश उत्पाद टाटा के अपने स्वदेशी उत्पाद होंगे। इसलिए इसकी सफलता की बहुत बड़ी संभावना है। सुपर ऐप के आने के बाद कौन कौन सी कंपनियां टाटा समूह में जो शामिल हैं वो लाभान्वित होंगी। टाटा की प्रमुख कंपनियां हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन कंपनी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वोल्टास, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा कम्युनिकेशंस। इनमें से बहुत सी कंपनियों में निवेश करना निवेशकों के लिए 2021 में बहुत लाभ का सौदा होगा। बाजारों की गिरावट में आप इनमें से कुछ कंपनियों में निवेश का मन बना सकते हैं। अगले अंक में हम इन प्रमुख कंपनियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दीपावली के अवसर पर एक बार पुनः ढेरों शुभकामनाएं। यदि आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।